हेलो एंड नमस्कार। ऑनलाइन सारथी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को नए वर्ष 2025 की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला वर्ष आप सभी के लिए खूब सारी खुशियां लेकर आए। आप सभी के जो सपनों की नौकरी है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, घंटों घंटों तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप लाइब्रेरी में बैठे हैं या आप अपने घर पे बैठे हैं, मैं जानता हूं कि आप सब कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने परिजनों के माता पिता के सपने को साकार करने के लिए आप कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप सभी के इन प्रयासों में थोड़ा बहुत सहयोग हम भी देने के लिए आ गए हैं। मैंने भारतीय संविधान की जो विशेषता है उसका एक वीडियो यूट्यूब पे डाला था और आपने बहुत अच्छे तरीके से उस पर प्रतिक्रिया दी। उसी श्रृंखला में एक अन्य वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो भारतीय संविधान की कुछ और विशेषताएं आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें मूल कर्तव्य और अन्य कुछ विशेषताएं शामिल है। आप यकीन मानिए कि आप अगर अच्छे तरीके से पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई करेंगे तो 2025 आपके लिए आने वाला जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके सपनों को नई दिशा देगा, आपके जीवन को नई दिशा देगा। जब आप अपने मेहनत के दम पे सरकारी नौकरी हासिल करेंगे तो आपकी सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप वो सब कार्य करने में सक्षम होंगे जो आप काफ़ी सालों से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज की इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं भाग 2। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। हमारा ऑनलाइन सारथी का एक टेलीग्राम चैनल है, जिस पे हम समय समय पर विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो भी वीडियो यूट्यूब पे हम डालते हैं उसे संबंधित अपडेट और जो भी ऑनलाइन सारथी के ऐप पर जो भी ऑफ़र वगैरह आते हैं या नए कोर्स लॉन्च होते हैं, उन सब से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको ऑनलाइन सारथी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है सारथी डोज के नाम से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो कर लीजिए। नए साल के अवसर पर भी कुछ सौगात आपको मिलने वाली है, तो उनसे आप मिस नहीं कर दें, चूक नहीं जाएं, इसलिए जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन सारथी का एक ऐप भी है जो आप इस तरफ देख सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप ऑनलाइन सारथी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी क्लासेस यूट्यूब पे आपको मिल रही है उसकी पैनल पीडीएफ आपको ऑनलाइन सारथी के ऐप में मिलेगी, तो इसको भी आप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपका अकाउंट अभी तक ऐप में नहीं बना है तो बना लीजिए। तो ये सब जानकारी मैंने आपको इसलिए दी ताकि हम जो भी आपके लिए निःशुल्क कंटेंट यूट्यूब पे ला रहे हैं या फिर हम ऐप पे जो भी आपको निःशुल्क सामग्री और जो पेड कोर्सेज उपलब्ध करवा रहे हैं वो आपको समय पे मिल जाए, उसकी सूचना मिल जाए। इन सभी के उद्देश्य से मैंने आपको ये जानकारी दी है। तो अब इसके साथ ही विधिवत रूप से इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। ये है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मतलब ये भारत के नागरिकों के कुछ कर्तव्य हैं जो नागरिकों को जिनका पालन करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, इनको संविधान में कब शामिल किया गया, उससे संबंधित कुछ जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे शामिल किया गया। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि कौन सी समिति की सिफारिश, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह कौन थे? ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस दल के प्रमुख नेता थे। इनकी सिफारिश के बाद वर्ष 1976 में मूल कर्तव्यों को या मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मौलिक कर्तव्य थे वो मूल संविधान यानी जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उस संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए। कौन सी समिति की सिफारिश पे जोड़े गए? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये संविधान में शामिल किए गए। अब इनके लिए संविधान में एक संशोधन किया गया था। वो संशोधन कौन सा था? वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। दस मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ये जो
मूल कर्तव्य हैं इनको न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। यानी कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके संबंध में कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर केस फाइल नहीं कर सकता। कोई कोई भी न्यायालय किसी व्यक्ति को उसके मौलिक कर्तव्यों के पालन के लिए आदेश नहीं दे सकता। यानी एक अगर शब्द हम कहना चाहें तो ये वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कुल है कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं आपके, और इसको भारतीय संविधान के भाग 4A या 4A में इनको शामिल किया गया है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद भी नोट कर लीजिए आप। जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A, जिसमें ये मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो भाग कौन सा है? भाग 4A या 4A, और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य शामिल है। अब मूल संविधान में ये मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। 1976 में 10 कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। एक कर्तव्य और था, वो कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ये था शिक्षा के अधिकार से संबंधित, कि परिजनों द्वारा अपने संतान को 0 से 6 वर्ष तक शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। ये जो मौलिक कर्तव्य है ये 2002 में शामिल किया गया, और ये 11वां मौलिक कर्तव्य था। तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? 11वां। अब भारतीय संविधान में इन मौलिक कर्तव्यों को जब शामिल किया गया था, उसमें आपातकाल चल रहा था। क्या चल रहा था? आपातकाल। और कौन से देश से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल करने की प्रेरणा मिली? तो वो देश है सोवियत रूस। ठीक है। तो सोवियत रूस के संविधान से भारत में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा मिली। ठीक है, कि यहाँ जो मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे उसी की प्रेरणा से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो कौन से देश का संविधान है? सोवियत रूस। ठीक है। अब एक समिति का गठन किया गया था 1999 में। कब गठन किया गया? 1999 में। और उस समिति का नाम है JS वर्मा समिति, जस्टिस JS वर्मा समिति। इसका गठन क्यों किया गया? मूल कर्तव्यों के परिवर्तन के उद्देश्य से सुझाव देने के लिए। अब ये मूल कर्तव्य वाद योग्य तो नहीं है, लेकिन इस समिति को इसलिए गठित किया गया ताकि सुझाव दे सके कि मूल कर्तव्यों को लागू करने से संबंधित कौन कौन से कानून बने हुए हैं। जैसे एक मूल कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करेंगे। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का या राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करता है तो उसके लिए एक कानून बन रखा है 1971 में, कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करेगा तो उसको दंडित किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। तो मूल कर्तव्यों को लागू करने की दिशा में कौन कौन से कानून बने हुए हैं और उनके माध्यम से किस प्रकार यदि कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसको दंडित किया जा सकता है, इस के संबंध में सुझाव देने के लिए JS वर्मा समिति को 1999 में गठित किया गया था। तो मूल कर्तव्य से संबंधित जो जानकारी है वो मैंने आपको दी है, आपको इसको याद रखना है। आपकी परीक्षा में इसमें से कोई न कोई प्रश्न जरूर आपसे पूछा जा सकता है। अब आ गया पंथ निरपेक्ष। हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? 2-3 चीजें मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है। धर्म नहीं होता है।
पहली चीज। दूसरा, राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। ठीक है। तीसरा, राज्य में सभी नागरिकों एवं गैर नागरिकों को, यानी जो विदेशी नागरिक भारत आते हैं उनको, नागरिकों एवं गैर नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। यानी वो कौन सा धर्म मानना चाहते हैं, कौन से कोई व्यक्ति धार्मिक है, कोई व्यक्ति नास्तिक है, आस्तिक है, कोई व्यक्ति किसी ईश्वर को मानता है, नहीं मानता, ये सब व्यक्ति के ऊपर छोड़ा गया है। राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ठीक है। इसके बाद में राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में तीन आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। तीन आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। ठीक है। ये तीन आधार कौन कौन से हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं आगे। ये तीन आधार है: लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता। इन तीनों के आधार पे राज्य किसी धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। तो हमारे देश में जो पंथ निरपेक्षता लागू है उसको बोलते हैं सकारात्मक पंथ निरपेक्षता। सकारात्मक पंथ निरपेक्षता। ठीक है। अब ये जो सेक्युलर वर्ड है ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? तो इसके लिए संविधान में एक संशोधन किया गया था, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है। तो ये मैंने पंथ निरपेक्षता का आपको समझा दिया कि क्या होता है। कोई राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता, राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। सभी नागरिकों और गैर नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में तीन आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। ये तीन आधार कौन कौन से हैं? और पंथ निरपेक्ष शब्द जो सेक्युलर वर्ड है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको शामिल किया गया। ठीक है। अब है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है वो वोट देने के लिए पात्र है, योग्य है। किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य आधार पे वोट देने से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे आज़ादी से पहले क्या होता था कि केवल 3 योग्यता रखने वाले लोग ही
वोट दे सकते थे। कौन से? एक जो आयकर देते हैं, दूसरा जो शिक्षित हैं, और तीसरा जिनके पास संपत्ति है। लेकिन आज़ाद भारत में संविधान के अंतर्गत सभी नागरिकों को, जिनके पास मतदाता पहचान पत्र है और जो एक निश्चित आयु से ऊपर हैं, उन सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया है। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वर्ग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे किसी भी व्यक्ति को मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। पहले 1989 से पहले जो मतदान की उम्र होती थी वो होती थी न्यूनतम 21 वर्ष। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से क्या किया? जो संविधान 1989 कौन सा संविधान संशोधन है? 61वां। और इसके माध्यम से क्या प्रावधान किया कि मतदान करने की उम्र को 21 से घटाकर कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो इस समय किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार द्वारा। राजीव गांधी इस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है। अब है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ कि सभी भारतीयों के पास एक ही नागरिकता है, वो है भारतीय नागरिकता। जैसे अमेरिका में क्या होता है, व्यक्ति के पास दो नागरिकताएं प्राप्त होती है, एक अमेरिका की नागरिकता और दूसरा उसके राज्य की नागरिकता। जैसे कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क राज्य में रहता है तो वो न्यूयॉर्क का नागरिक भी है और अमेरिका का नागरिक भी है। लेकिन राजस्थान में जैसे अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो भारत का नागरिक है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान का नागरिक और भारत का नागरिक दो अलग अलग, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एकल नागरिकता। तो ये दो विशेषताएं हमने भारतीय संविधान की पढ़ी। कौन सी? पहली कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और दूसरा एकल नागरिकता। अब कुछ स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का मतलब ये होता है कि संविधान में कुछ ऐसे संस्थाओं की स्थापना की गई है जो कार्यपालिका का मतलब हुआ केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और विधायिका यानी संसद और राज्य विधानमंडल, इनसे स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। ये इनके कार्यों में विधायिका या कार्यपालिका द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद ये स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। इनके वेतन भत्ते, इनको जो भी सुविधाएं मिलती है वो इनके नियुक्ति के बाद कम नहीं की जा सकती, ताकि ये स्वतंत्र रहकर कार्य कर सकें। तो मुख्य रूप से जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है? देखो, एक तो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का उल्लेख है वो है अनुच्छेद 324 में। 324 ये किसके चुनाव करवाते हैं? ये संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडलों के चुनाव ये करवाते हैं। राज्य विधानमंडलों के चुनाव। ठीक है, इसके अलावा फिर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इसका अनुच्छेद 148 में उल्लेख है। अनुच्छेद 148 ये क्या करता है? ये केंद्र एवं राज्य सरकार की गतिविधियों की का अंकेक्षण या ऑडिट करता है। गतिविधियों का अंकेक्षण या ऑडिट करता है। ठीक है, तीसरा संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इनका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 309 से लेके और 323 तक है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? दोनों अलग अलग काम करते हैं। ये केंद्र एवं राज्यों के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती का कार्य, विभिन्न पदों पर भर्ती का कार्य
ठीक है। तो ये कुछ स्वतंत्र संस्थाएं हैं जिनके बारे में आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, स्वतंत्र संस्था, उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, और दूसरा, वो कार्य क्या करते हैं, और तीसरा, वो स्वतंत्र है या संविधान में उसका उल्लेख है या किसी विधि द्वारा उसको बनाया गया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आपातकालीन प्रावधान। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख किया गया है। आपातकाल का मतलब ये होता है कि जब ऐसी परिस्थितियां आ जाए जिसमें जो सरकार का प्रशासन है वो सामान्य ढंग से नहीं चलाया जा सकता, उसमें जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, वो सब उसको छोटा कर दिया जाता है, सीमित और संकुचित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रावधान होते हैं वो कहलाते हैं आपातकालीन प्रावधान। ये आपातकाल लगाता कौन है? राष्ट्रपति द्वारा ये आपातकाल लगाए जाते हैं। तो इसमें पहली चीज़ क्या लिख सकते हैं हम कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के परामर्श से या उनकी सलाह से आपातकाल लगाया जाता है। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, आपातकाल के दौरान होता क्या है? तो आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के अधीन रहकर राज्यों का प्रशासन चलाया जाता है। राज्यों का प्रशासन चलाया जाता है, ठीक है ना। तो ये है आपातकाल। अब देखो, आपातकाल 3 प्रकार का है। एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल है, ये 2 आधार पे लगाया जा सकता है। एक तो बाहरी आक्रमण, जब देश पर बाहरी आक्रमण हो जाए तब राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। और दूसरा सशस्त्र विद्रोह, यानी देश के अंदर ही सरकार के विरुद्ध कोई सशस्त्र विद्रोह कर दे तब यह आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति शासन, ये राज्यों में लगाया जाता है। ये किस में लगाया जाता है? राज्यों में। और राज्यों में कब लगाया जाता है? राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर ये लगाया जाता है, ठीक है। और इसको राष्ट्रपति शासन क्यों बोलते हैं? इसको इसलिए बोलते हैं कि किसी राज्य में जब ये शासन या ये आपातकाल लगाया जाता है तो वहाँ की जो निर्वाचित मंत्रिपरिषद या जो राज्य सरकार होती है उसको भंग कर दिया जाता है और उसके स्थान पे राज्यपाल द्वारा मुख्य सचिव की सहायता से सरकार चलाई जाती है। और राज्यपाल उस स्थिति में राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन, क्योंकि जो राज्यपाल शासन कर रहा है वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में शासन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ये कब लगाया जाता है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। विफल होने का मतलब क्या हुआ कि राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार नहीं चलाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उसको बोलते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता, ठीक है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ये आपातकाल कब लगाया जाता है? जब देश में वित्तीय अस्थिरता या वित्तीय संकट उत्पन्न होने की आशंका हो। तो यह आपातकाल लगाया जाता है। अभी तक देश में आज़ादी के बाद एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया, ठीक है। इसमें अब आपको 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखनी है। कौन सी? एक तो कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 में,
राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपातकाल 360 में। ठीक है, तो आपातकाल से संबंधित ये प्रावधान है, राष्ट्रपति द्वारा इसको लगाया जाता है आपातकाल को, और राष्ट्रपति व्यक्तिगत मर्जी से नहीं लगाता है, किसके परामर्श से? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री। ठीक है, तो ये आपातकालीन प्रावधान हो गए। अब है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब होता है कि जैसे किसी भी देश में एक तो होती है केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, फिर होती है राज्य सरकार जो राज्य स्तर पे काम करती है, फिर तीसरी सरकार जो जिला या नीचे के स्तर पे काम करती है। जैसे हमारे यहाँ पे पंचायती राज संस्थाएं होती है, जिला स्तर पे जिला परिषद, फिर ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। तो इनको सामूहिक रूप से बोलते हैं त्रिस्तरीय सरकार, इसको स्थानीय सरकार भी बोलते हैं। और जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उसमें सबसे ऊपर होता है नगर निगम, फिर होती है नगर परिषद और फिर होती है नगर पालिका। तो इनको क्या बोलते हैं सामूहिक रूप से? स्थानीय सरकार बोलते हैं। तो स्थानीय सरकार का प्रावधान संविधान में कब किया गया और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें कौन सी है वो एक बार देख लेते हैं। तो दो संशोधन हुए संविधान में, दो महत्वपूर्ण संशोधन हुए संविधान में। कौन से? देखो, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, दो संशोधन कौन कौन से हुए? 73वां संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब इसमें 73वें में क्या होगा? इसमें होगा स्थानीय, ये है संविधान में एक नया भाग जोड़ा, भाग 9, भाग 9 संविधान में जोड़ा, और इसमें जोड़ा भाग 9A, 9A। ठीक है, संविधान में एक नई अनुसूची भी जोड़ी, अनुसूची 11, और इसके माध्यम से जोड़ी अनुसूची 12। ठीक है, इस अनुसूची में विषय रखे गए कितने? 29 विषय, यानी जिन पे पंचायती राज संस्थाएं काम करेगी, और इसमें विषय रखे गए 18 विषय। कितने विषय रखे गए? 18 विषय। ठीक है, तो ये सारा मैंने इसमें जो भी लिखा हुआ है ये मैंने आपको बता दिया। देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। 3 स्तरीय कौन से? 3 स्तर जैसे देख लेते हैं, राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार, फिर राज्य सरकार, और फिर तीसरी स्थानीय सरकार। कौन सी सरकार? स्थानीय सरकार। ये कौन सी सरकार हो गई? स्थानीय सरकार। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार की सरकार हो जाएगी, इधर हो जाएगी पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है, और इधर हो जाएगी नगरीय संस्थाएं। ठीक है, अब 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया भाग कौन सा जोड़ा गया? 9वां भाग जोड़ा गया, और अनुसूची कौन सी? 11वीं। किसको मान्यता दी गई? पंचायतों को। पंचायतें कौन सी है? देखो 3 प्रकार की पंचायत होती है। पंचायत, पंचायतों में 3 प्रकार की कौन कौन सी? जिला परिषद, दूसरा पंचायत समिति, और तीसरा कौन सी हो जाएगी? ग्राम पंचायत। ठीक है, अब इसमें फिर हो गया नगरीय संस्थाएं। इसमें 3 प्रकार की नगरीय संस्थाएं आ जाएगी। कौन कौन सी आ जाएगी? नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। ठीक है, और जैसे 73वें संविधान संशोधन से हुई कौन सी? पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, और 74वें संविधान संशोधन से क्या हुआ? भाग 9
का जोड़ा गया, अनुसूची 12वीं जोड़ी गई और शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता दी गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आ गया सहकारी समिति। इसके लिए संविधान में एक संशोधन किया गया, कौन सा? 97वां 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया? 2011 में। इसके माध्यम से क्या क्या प्रावधान किए गए? एक तो सहकारी समितियों को बनाना एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है, तो अब कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति बना सकता है। दूसरा, राज्य को जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, उसमें एक प्रावधान जोड़ा गया, कौन सा प्रावधान? अनुच्छेद 43 ख। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान किया गया कि राज्य यानी जो सरकार है, राज्य सहकारी समितियों के गठन एवं उनके लोकतांत्रिक संचालन एवं पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगा। पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 43 ख में 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से। और संविधान में एक नया भाग भी जोड़ा गया, 9 ख। कौन सा भाग जोड़ा गया? 9 ख। और इस भाग में क्या प्रावधान किया गया? सहकारी समितियों के से जुड़े हुए प्रावधान किए गए। ठीक है, तो अब सहकारी समितियां कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की। एक तो राज्य के अंदर काम करती है और दूसरा कई राज्यों में काम करती है। ठीक है, तो एक तो होता है सहकारी समितियों के प्रकार, जो इसमें दे रखे हैं 9 ख में। सहकारी समितियों के प्रकार कौन कौन से प्रकार है देख लो आप। एक तो है मल्टी स्टेट सहकारी समिति, ये एक से अधिक राज्यों में काम करती है। और दूसरा राज्य सहकारी समिति, जो एक ही राज्य में कार्य करती है। अब भारतीय संविधान की अनुसूची, 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, उसके बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी गई। तो एक तथ्य यहाँ पे लिख लेते हैं कि मूल संविधान में, यानी जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। ठीक है, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। ठीक है, अब अनुसूची कौन सी है और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण विवरण है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके विवरण है। ठीक है, 28 केंद्र राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, तो उन सब के नाम और उनका कौन कौन सा क्षेत्र है उसका विवरण पहली अनुसूची में है। दूसरा, वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख, जो भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश पदों पदासीन व्यक्तियों, उदाहरण के लिए राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये सब। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि, तो इनके लिए जो वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है वो दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख, किसका शपथ एवं प्रतिज्ञान? इसमें भी ये
आ जाएगा कि संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, फिर संसद और विधानसभा के लिए जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनकी शपथ, इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री है या राज्य के मंत्री है उनके लिए जो शपथ का प्रावधान है, उसका जो फॉर्मेट होता है, शपथ जो पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं, वो कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में ये दे रखा है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्य और संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व कि कौन से राज्य को राज्यसभा में कितनी सीट दी जाएगी, उसका जो उल्लेख है वो चौथी अनुसूची में दे रखा है। इसके अलावा पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है, वो है पांचवी अनुसूची में। जैसे राजस्थान में भी जो दक्षिणी राजस्थान में कुछ क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, वहाँ पे, और उदयपुर का कुछ भाग, ये अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जिसको हम बोलते हैं टीएसपी। तो उस जो टीएसपी क्षेत्र है उसका जो प्रशासन से संबंधित जो अनुसूची है वो है पांचवी अनुसूची। ठीक है। और छठी है कि जो 4 राज्य हैं जिनमें जनजातीय समुदाय की आबादी ज़्यादा पाई जाती है, वो 4 राज्य असम, मेघालय, कौन कौन से 4 राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के विषय के संबंध में प्रावधान कौन सी अनुसूची में? छठी अनुसूची में ये प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। अब आ गया 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो 3 सूची दी गई है, ये सूची किस संबंध में है? विधि निर्माण की शक्तियों का विभाजन, विधि निर्माण की शक्तियों का विभाजन कि कौन से विषय पर कौन कानून बना सकता है, ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है ये 7वीं अनुसूची। और इसमें जैसे संघ सूची जिस पे संसद कानून बना सकती है, केवल संसद कानून बना सकती है, कितने विषय हैं? 97 विषय, सबसे अधिक विषय संघ सूची में। फिर राज्य सूची जिसपे केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, राज्य विधान मंडल। ठीक है। और इसमें कुल कितने विषय हैं? 66 विषय। और समवर्ती सूची, इसमें क्या होता है कि संसद या राज्य विधानमंडल दोनों में से कोई एक या दोनों एक साथ कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों एक साथ कानून बनाते हैं तो फिर संसद द्वारा बनाया गया कानून है वो वैध माना जाएगा, उसको ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें है 47 विषय इसमें शामिल है। कितने विषय? 47 विषय। तो सबसे कम विषय समवर्ती सूची में, सबसे अधिक विषय संघ सूची में, और बीच में 66 विषय राज्य सूची में। कौन सी अनुसूची है? 7वीं अनुसूची है। और इसका विषय क्या है? विधि निर्माण की शक्तियों का विभाजन इस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। तो आपको ये विषय जरूर याद रखना है कि कौन सी सूची में कितने विषय हैं। ठीक है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि ये जो समवर्ती सूची है इसका हमने शामिल किया है, ये हमने प्रेरणा कहाँ से ली? तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी प्रेरणा ली है। ठीक है। फिर आ गया 8वीं अनुसूची, भारत की 22 आधिकारिक भाषाएं, इसका उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। और कितनी 22 आधिकारिक भाषाएं? 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। जो नोट होता है ना, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 200 का नोट होता है, उसके पीछे जो लिखी होती है भाषा की, अलग अलग भाषाओं में वो लिखा होता है कि ये 10 रुपये, 10 रुपया, ये गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, इन सब में लिखा होता है, उड़िया में। तो ये सब क्या है? आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है ना। फिर अब ये 8 अनुसूचियां, ये तो मूल संविधान में शामिल थी। उसके बाद में ये 4 जो अनुसूची है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इनको बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो इन अनुसूचियों का जो 4 नई अनुसूची मूल संविधान में जोड़ी गई थी, वो कब जोड़ी गई और उनमें क्या क्या विषय हैं, ये देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में एक न एक सवाल आपको इनमें से जरूर देखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखना। ठीक है। 9वीं अनुसूची, ये अनुसूची संविधान में कब शामिल की गई? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसके द्वारा ये जोड़ी गई थी। और अब इसका विषय क्या है? इसका विषय है कि इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया। न्यायिक समीक्षा के दायरे से
बाहर रखा गया। यानी इसमें कोई अगर कानून डाल दिया जाता है तो फिर कोर्ट उसकी वैधता को चुनौती नहीं दे सकता। हालांकि केशवानंद भारती मामला आया था 1973, उसके बाद में अगर कोई कानून इसमें डाला हुआ है तो इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी और इसका विषय क्या है, कि इसमें जो कानून शामिल कर दिए जाते हैं उनकी जो न्यायिक समीक्षा है कोर्ट द्वारा नहीं की जा सकती या सीमित रूप से की जा सकती। ठीक है। फिर 10वीं 10वीं अनुसूची ये कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसको जोड़ी गई। और इसका विषय क्या है? इसका विषय है दल बदल। दल बदल का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो किसी एक राजनीतिक दल या निर्दलीय सांसद बना है या विधायक बना है और वो जीतने के बाद यदि अपनी पार्टी चेंज कर लेता है या निर्दलीय विधायक है और कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। इसको बोलते हैं दल बदल। उसने अपना दल बदल लिया। तो दल बदल की प्रवृत्ति को कम करने के लिए पहले क्या होता था, एक दल का सदस्य है, अब सरकार को विधायकों की ज़रूरत है या सांसदों की ज़रूरत है तो उसको ऑफर देंगे कि भाई अगर तूने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली तो हम आपको मंत्री बना देंगे। तो फिर लोग क्या करते थे, लालच में अपना दल छोड़ के दूसरा दल ज्वाइन कर लेते थे, शामिल हो जाते थे। तो उसमें एक प्रवृत्ति आई आया राम गया राम। एक व्यक्ति था गया राम हरियाणा में, जिसने एक दिन में 3 पार्टी चेंज कर ली थी, तो उसके नाम से आ गया गया राम, आया राम गया राम, के एक बार आया फिर गया। तो इस प्रवृत्ति को कम करने के लिए 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी और इस सरकार ने यह कानून बनाया दल बदल को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन। और इससे जुड़े हुए प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में इससे जुड़े हुए प्रावधान है। ठीक है। कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो वो उसकी सदस्यता चली जाती है। ठीक है। फिर आगे 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची किससे संबंधित है? विषय क्या है इसका? यह है पंचायती राज से संबंधित है, पहली चीज तो। दूसरी चीज इसमें कितने विषय हैं? इसमें विषय हैं 29। कितने? 29 विषय हैं इसमें, 29 विषय हैं। और कौन से संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन से। ये आपको याद रखना है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसको संविधान में जोड़ा गया। तो विषय कौन सा? पंचायती राज। अनुसूची कौन सी? 11वीं। विषय कितने हैं इसमें? 29 विषय हैं। कब जोड़ा गया? 1992 में। और कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। अब आ गई 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 12वीं। ये इसमें नगर पालिकाओं यानी शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित प्रावधान है। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक है। ये कब जोड़ी गई? संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत ये जोड़ी गई। तो 12 अनुसूची हमने इसका अध्ययन किया, कौन सी अनुसूची है, उसका विषय क्या है और वो संविधान में कब जोड़ी गई। तो 8 अनुसूची तो मूल संविधान में थी, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। और चारों अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई और उसमें क्या विषय दिया गया है, ये हमने सब पढ़ लिया। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। संविधान का मूल ढांचा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या होता है कि संविधान बनाया संविधान सभा ने और उसके बाद में संविधान में संशोधन का अधिकार दिया संसद को। अब संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं और संसद में सरकार का बहुमत होता है। तो सरकार संविधान में अपनी शक्तियों पर जो नियंत्रण है उसको हटाने के लिए संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। जैसे जो मूल अधिकार है जो नागरिकों को दिए जाते हैं, ये सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं कि सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो नागरिकों को मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। तो सरकार क्या कर सकती है? केंद्र सरकार संसद के माध्यम से संविधान में संशोधन करके अपनी शक्तियों को बढ़ा सकती है और नागरिकों के अधिकारों को कम कर सकती है। ये खतरा था। ठीक है। और जब संविधान लागू हो गया तो मूल अधिकार क्या है? नागरिकों के हैं। और नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों के बीच में हो गया टकराव। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सरकार क्या कर रही थी कि जो अमीरों का धन है या उनकी संपत्ति है उसको लेकर और उसका अधिग्रहण करके और नागरिकों में बांट रही थी। मान लो कोई जमींदार है या कोई व्यक्ति है जिसके पास खूब संपत्ति है, सरकार उसकी संपत्ति का अधिग्रहण कर रही है और नागरिकों में बांट रही है। उससे क्या होगा? उस व्यक्ति के संपत्ति का अधिकार या मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। तो इस प्रकार सरकार अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करती थी और उससे ये खतरा पैदा होता था कि संविधान की जो मूल जो उद्देश्य हैं वो कहीं लुप्त नहीं हो जाए।
तो इसी प्रकार का एक मामला सामने आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। तो संविधान का मूल ढांचा क्या चीज़ है और ये कैसे क्या ये संविधान में शामिल है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, आपको याद रखना है। तो इसकी अवधारणा कब दी गई, तो इसकी अवधारणा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दी गई थी। ठीक है, पहली चीज तो वाद महत्वपूर्ण है, नाम याद रखना कौन सा वाद है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, पहली चीज। दूसरी, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है, यानी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संविधान के मूल ढांचे से संबंधित कोई अनुच्छेद, कोई प्रावधान नहीं है। तीसरी चीज, इसकी स्थापना, ये जो अवधारणा है इसका स्थापना या इसका प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया। ठीक है, अब ये मूल ढांचा करता क्या है, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था या निर्णय दिया गया था दी गई थी कि संसद संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में कोई भी संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में कोई भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकती है, तो अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, 368। तो कोई भी संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, नष्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो क्या नहीं कर सकती, मूल ढांचे को, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। अब मूल ढांचे में क्या शामिल है, संविधान के मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है, मूल ढांचे में देखो, न्यायिक समीक्षा, लोकतंत्र, संसदीय व्यवस्था, धर्म, पंथ निरपेक्षता, निष्पक्ष चुनाव,
स्वतंत्र न्यायपालिका, संघवाद आदि शामिल है। इसके अलावा भी मूलभूत ढांचे में काफ़ी चीज़ें शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से ये शामिल है। और एक महत्वपूर्ण बात कि संविधान के मूल ढांचे में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है, ये तय करने का अधिकार न्यायपालिका का है, संसद ये तय नहीं कर सकती। तो ये एक तरीके से ये जो मूल ढांचा है, ये जो व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की है, ये संसद की शक्तियों को सीमित करता है। यानी संसद द्वारा किया गया कोई भी संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या न्यायपालिका द्वारा रद्द किया जा सकता है, इस आधार पे कि ये संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है या मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो मूल रूप से क्या कह सकते हैं कि ये जो अवधारणा है, ये संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति को सीमित करती है। ठीक है, तो आज की इस कक्षा में हमने संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखा। ये संविधान की प्रमुख विशेषताओं की हमारी जो 2 कक्षा थी, उसकी कड़ी में दूसरी कक्षा थी। तो इस प्रकार हमने संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया। आपके जो भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस है, उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, उसके लिए कक्षा पर्याप्त है। आप इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। इस कक्षा की जो पैनल PDF है, वो आपको ऑनलाइन सारथी ऐप में मिलेगी। ठीक है, आपसे निवेदन है कि इस कक्षा को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी आपके लिए आगे इस प्रकार की कक्षाएं लाने के लिए प्रोत्साहन मिले। मैं फिर से आप सभी को 2025 नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको जल्दी से जल्दी अपने सपनों की नौकरी मिले। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का ऑनलाइन सारथी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।